नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो सोशल मीडिया के स्पेशल बुलेटिन में खास खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की सुर्खियां। तो देखिए, आज की अगर सुर्खियों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री दोनों की मुलाकात हुई है और इसके बाद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि कांग्रेस का काम अटकाना, लटकाना और भटकाना है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है। अमेरिका से आए प्रवासियों पर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। हमारी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया। चंद्रयान 4 पर खुशखबरी नहीं आई है। चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च होगा। तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग की गई है। सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और जज के सामने सोनू सूद अब पेश होंगे। तो इन तमाम खबरों की तरफ आज हमारी नजर रहने वाली इस खास बुलेटिन में शुरुआत कर लेते हैं खबरों की, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों में 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटने वाली है। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC में लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है, जिसके चलते लोन सस्ते होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा EMI भी कम होगी। 5 साल बाद ब्याज दरें घटेंगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी की सुबह रेपो रेट की घोषणा की है और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि EMI इस फैसले के बाद सस्ती होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की है, यानी कि ब्याज दरों को घटाया गया है। 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं, EMI भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी है और ये एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि EMI में जो समस्या आती है लोगों को कहीं ना कहीं उससे भी निजात मिलेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके चलते जो समय आपके जो लोन रहेंगे वो अब सस्ते हो सकेंगे। लोन लेने में लोगों को आसानी होगी, सोचने की अब जरूरत कम होगी, क्योंकि ये कटौती की गई है। 5 साल बाद ब्याज दरों को घटाया गया है। मौजूदा EMI भी अब कम होगी। तो अब लोन इस प्रक्रिया के बाद सस्ते होंगे। 5 साल बाद ये ब्याज दरें घटाई गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की है और आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है, जो कि लगभग 5 साल बाद की गई है। अब ये एक बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए मानी जा रही है। लोन लेना आसान होगा, अब लोन सस्ते हो सकेंगे। मौजूदा EMI पर भी इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आगे जो लोन लेंगे लोग उसमें उनको सहूलियत रहेगी। आगे जो लोन लेने की प्रक्रिया रहेगी वो सस्ती हो जाएगी और मौजूदा EMI भी कम होगी। इस फैसले के बाद 5 साल बाद ब्याज दरें घटाई गई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। सभी लोन इसके माध्यम से सस्ते होंगे, EMI घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC में लिए गए इन फैसलों की जानकारी लोगों के समक्ष रखी है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। तो अब राज्यसभा में हुई सुर्खियों की हम आपको खबरें बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम अटकाना, लटकाना और भटकाना है। हमने 2024 में
कश्मीर में रेल चला दी। यूपी में 1972 में बनी योजना 2021 में शुरू हो पाई। कश्मीर की रेल लाइन 1994 में पास हुई थी। हमने कश्मीर में 2024 में रेल चला दी। 3 दशक से अटका रेल प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म बड़ा आधार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में इनकम टैक्स में राहत देने का मुद्दा भी उठाया और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। हमने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से मुक्त करा दिया है। आज मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हम देश के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लेकर आए हैं। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और परीक्षा पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाने का काम कर रहे, हर चीज में देश में विभाजन कैसे हो, तनाव कैसे हो, वो तरीके अपनाए गए। पहली बार हमारी सरकार ने पहला मॉडल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि योजनाओं का फायदा 100% पहुंचना चाहिए। चुनाव के समय वोट की खेती का काम चलता है। अब संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। देश की जनता को विकास का मॉडल पसंद है। हर स्तर पर सबका साथ, सबका विकास की भावना हमारी सरकार ने ST/ST एक्ट को भी मजबूत बनाया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न के योग्य ही नहीं समझा। आज कांग्रेस को मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ थी। कांग्रेस का काम अटकाना, लटकाना और भटकाना है। हमने 2024 में कश्मीर में रेल चला दी थी। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की, आपको बता दें कि मुलाकात भी की है। अमेरिका से आए प्रवासियों पर विपक्ष का प्रदर्शन भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और तीखा हमला बोला है। तंज कसा है कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ अटकाना, लटकाना और भटकाना है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में यूसीसी की तारीफ करते हुए अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी ने संविधान सभा की भावना को साकार किया है और ये उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का पल है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में यूसीसी के संबंध में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये संविधान सभा के सदस्यों की भावना थी, जिसे हमारी सरकार ने मूर्त रूप देने का काम किया। ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए भी गर्व की बात है। हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं अब हो रही है सुर्खियों में उत्तराखंड, क्योंकि यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में ही लागू किया गया है। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उन्होंने तारीफ की राज्यसभा में यूसीसी की और पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी ने संविधान सभा की भावना को साकार किया और ये उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का पल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में यूसीसी के संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों की भावना थी, जिसे हमारी सरकार ने मूर्त रूप देने का काम किया। ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए भी गर्व की बात है। हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो देखिए, यूसीसी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है यूसीसी को लेकर अगर देखा जाए तो, और समान नागरिक संहिता यूसीसी में लागू हो चुकी है, यानी कि अब एक समान कानून सभी धर्म जातियों के लिए होने वाले हैं और इसको लेकर अब उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बना है और अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर तारीफ भी की है। और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर यूसीसी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ये जो तारीफ की है, उत्तराखंड वासियों के लिए भी ये गर्व की बात है कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड
भारत का पहला राज्य बना है। राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र के 75 वर्ष के मौके पर संविधान निर्माताओं से प्रेरणा लेने का भी आग्रह अपने अभिभाषण में किया है। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। जहां आंध्र प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और टीडीटी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और गैर हिंदुओं को मंदिर की सेवाओं से हटाने का निवेदन करेंगे। वहीं वाईएसआरसीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में डिटेल से पता नहीं है। इससे पहले टीटीडी ने मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी। इन सभी को टीटीडी के नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दोषी पाया गया है। ट्रस्ट ने सभी 18 कर्मचारियों के सामने 2 शर्तें रखी है, या तो सभी किसी दूसरे सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर ले या फिर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर लें। ये सब मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की अब मांग उठ चली है। ये सभी गैर हिंदू हैं जिनको हटाने की मांग की जा रही है। भाजपा ने यह दावा किया है कि ये सभी लोग गैर हिंदू हैं, इनको हटाया जाए। 14 फरवरी को सीएम से मुलाकात भी मंदिर कमेटी इसको लेकर करेगी। ट्रस्ट ने 18 कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी है और 18 कर्मचारियों के सामने शर्तें भी रखी गई है कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति इसमें शामिल है कि आप स्वेच्छा से सेवानिवृत्त अपनी कर दें। और देखा जाए तो तिरुपति का मंदिर चर्चा में है। जब से तिरुपति के मंदिर के जो लड्डू में मिलावट पाई गई थी, उसके बाद से ही ये चर्चा लगातार चल रही थी कि जो गैर हिंदू कर्मचारी हैं मंदिर में, उनको हटाया जाए। दावा किया जा रहा था, इसकी मांग उठी थी और एक बार फिर से इसी मांग ने तूल पकड़ ली है। तो 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की है बीजेपी ने। आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और टीटीडी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और गैर हिंदुओं को मंदिर की सेवाओं से हटाने का निवेदन करेंगे। वहीं वाईएसआरसीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस मुद्दे के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसकी डिटेल नहीं पता है। आपको बता दें कि इसके पहले टीटीडी ने मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी थी। इन सभी को टीटीडी के नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दोषी पाया गया था। अब ट्रस्ट ने सभी 18 कर्मचारियों के सामने इस मामले को लेकर 2 शर्तें रखी है। वो शर्त यह है कि या तो सभी किसी दूसरे सरकारी विभाग में ट्रांसफर ले ले या फिर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लें। तो तिरुपति मंदिर से एक बार फिर से गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग उठ खड़ी हुई है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तो अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों की वापसी को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले, आपको बता दें कि करीब 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है। इन सभी को अवैध भारतीय अप्रवासी कहा जाता है, जो फाइनल रिमूवल ऑर्डर के इंतजार में है। इनमें से 2,467 भारतीय इमिग्रेशन एंड कस्टम
एनफोर्समेंट के डिटेंशन सेंटर्स में कैद थे। इन्हीं में से 104 भारतीयों को हाल ही में भारत डिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो बाहर हैं। इनमें से कई भारतीयों के पैरों में डिजिटल ट्रैकर लगाए गए हैं। आईसीई इनकी लोकेशन 24 घंटे ट्रैक करती है। ये लोग निर्धारित लोकेशन से बाहर नहीं जा सकते। अमेरिकी डिटेंशन सेंटर को लेकर आईसीई का कहना है कि उनके डिटेंशन सेंटर्स की क्षमता के मुकाबले 109% लोग ज्यादा है। डिटेंशन सेंटर्स की कुल क्षमता 38,521 बिस्तरों की है, जहां वर्तमान में 42,000 अवैध अप्रवासी है। इनमें से कई भारतीयों को मैक्सिको सीमा पर गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे बॉलीवुड की, जहां एक्टर सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। जी हां, सोनू सूद को अब जज के सामने पेश किया जाएगा। मामला सोनू सूद के खिलाफ बीते दिनों 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। यह समन लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले के संबंध में दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें नकली रिजिका सिक्के में निवेश करने का लालच दिया गया था। सोनू सूद को गवाही के लिए कोर्ट में भी बुलाया गया था। सूद को गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं होने के बाद अब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आदेश में लिखा है कि सोनू सूद को समन या वारंट की विधिवत तामील की गई है, लेकिन वो उपस्थित होने में विफल रहे। अब आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त सोनू सूद को गिरफ्तार किया जाए और अदालत के सामने पेश किया जाए। तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है सोनू सूद के खिलाफ। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर कोर्ट में पेश होना था सोनू सूद को, लेकिन वो पेश नहीं हो पाए और इसको लेकर वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी का। तो चंद्रयान 3 मिशन की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इतिहास रच दिया था। अब इसके सफलता के बाद से ही इसरो मिशन मून में लगा हुआ है। चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 मिशन पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग की तारीख को लेकर पूरी देश की नजरें टिकी हुई थी। तो अब आपको बता दें कि आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को चंद्रयान 4 लॉन्चिंग की तारीख पर ताजा अपडेट जारी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रयान 4 का मून मिशन क्या होगा। सिंह ने गुरुवार को कहा कि चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 अपने मून मिशन में चंद्रमा से ऐसे नमूने वापस लेकर आएगी जो ना डैमेज हो या फिर दूषित ना हो। इसरो अब तक 3 सफल मून मिशन कर चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान श्रृंखला में 2008, 2019 और 2023 में चंद्रमा पर 3 अंतरिक्ष मिशन भेजे हैं। पहले 2 मिशन में चंद्रमा की सतह, उपसतह और बहिमंडल का ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म से वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया गया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहला सफल चंद्र सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक रिसर्च था। अब चंद्रयान 3 ने चांद के सतह के निकट प्लाज्मा का इन सीटू अध्ययन किया है। इसने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन के कंपन को भी रिकॉर्ड किया था। चंद्रयान 4 में हैवी लिफ्ट LVM-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग प्रक्षेपण शामिल होंगे, जो मिशन के 5 अलग अलग घटकों को ले जाएंगे, जिन्हें कक्षा में इकट्ठा किया जाएगा। अब आपको बता दें कि क्या होगा मिशन चंद्रयान 4, मिशन का उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए, चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और उन्हें वापस धरती पर लाना। पिछले साल अक्टूबर में आकाशवाणी में दिए गए भाषण में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 4 को संभवतः 2028 में लॉन्च किया जाएगा।
पिछले साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-4 और शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य ग्रह की सतह और वायुमंडल सहित इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। तो चंद्रयान-4 को लेकर जो सुर्खियां तेज थी, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। जो तारीख थी संभवतः अब वो बताई गई है कि कब चंद्रयान-4 लॉन्च किया जाएगा। 2027 में संभवतः चंद्रयान-4 लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अब अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगी जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा, यानी कि 5 तीव्रता होगी भूकंप की, इससे ज्यादा हो सकती है। तो ऐप के जरिए आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। सचिव आपदा ने यह भी बताया है कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। और इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी उत्तराखंड में चलाया जाएगा। तो देखिए, संवेदनशील उत्तराखंड में अब अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके माध्यम से लोगों को पहले ही पता चल जाएगा भूकंप आने के। जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से, अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा, तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है, अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा। अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। तो देखिए, इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए नए फैसले काफी सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। अब आपको बता दें कि एक बार फिर हलचल मचाते हुए एक और बड़ा फैसला ट्रंप ने ले लिया है। ट्रंप ने महिला स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स एथलीट्स की एंट्री बैन करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग लेने से रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जब तक कि उन्हें जन्म के समय महिला का नाम नहीं दिया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश उन पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। इस एग्जीक्यूटिव आदेश का नाम कीपिंग मैन आउट ऑफ विमेन्स स्पोर्ट्स है, जिसके तहत न्याय और शिक्षा विभागों सहित संघीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की पूरी छूट दी गई है कि फेडरल फंडिंग हासिल कर रही संस्थाएं ट्रंप प्रशासन के नियमों के अनुसार काम करें, जिसमें जेंडर का मतलब जन्म के समय का जेंडर है। तो फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।